Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. अस्सलामुअलैकुम। आज की इस लेक्चर में हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांसीडेंटल फंक्शन को समझने के लिए हमें उससे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को समझना ज़रूरी है। और अलजेब्रिक फंक्शन जिस बेस पे डिफाइंड है वो हमारे साथ पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की तरफ आएंगे। पॉलिनोमियल, पॉली मीन मैनी और नोमियल मीन टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में हमारे साथ बहुत टर्म्स होंगे। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, लेकिन जो पॉलिनोमियल है वो हम पी ऑफ एक्स एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो एन है ये पॉलिनोमियल की ऑर्डर होगी। लेकिन पॉलिनोमियल की जो डिफिनीशन है, जो मेन डिफिनीशन है, वो हमारे साथ एक ऐसा जनरल एक्सप्रेशन होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फी ऑफ एक्स एन। ये हमारे साथ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन जो जनरल फॉर्म है। तो इस फॉर्म में जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी एक्सप्रेशन होंगे, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं और उस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश ए टू एक्स पावर टू प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट। ये जो फॉर्म मैंने लिखा, इस फॉर्म से जितने भी एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट होंगे वही हमारे साथ पॉलिनोमियल होंगे। तो पॉलिनोमियल की जो डिफिनीशन है वो इस तरह का है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वन। लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स है, जो नंबर्स है, जो कॉन्स्टेंट्स है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑल ए एन्स है, फॉर एग्जांपल ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, इसी तरह ए टू, ए वन और ए नॉट, ये तमाम हमारे साथ रियल नंबर्स होंगे। ये रियल नंबर्स जो है, इसमें अगर ये ए एन जो है इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि ये जो सबसे पहला का जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट होगा, तो उस कोएफिशिएंट को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर ये लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे साथ जीरो के बराबर ना हो तो फिर इस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये जीरो के बराबर हो जाए तो ये टर्म मुकम्मल तौर पर जीरो बन जाता है और यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये इसकी डिग्री n नहीं रह जाती बल्कि n-1 रह जाती है। तो यहाँ पर शर्त यही है कि आप इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहेंगे, लेकिन अगर इसका कोएफिशिएंट जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो जीरो के बराबर ना हो। अगर ये जीरो के बराबर हो तो फिर आप इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इससे लेता हूँ, जो पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में इससे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पर मैं n लेता हूँ 3 और इसमें पुट करता हूँ, तो फी ऑफ x3 ये हमारे साथ एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ आएगा a3 x पावर 3 प्लस a n-1 का मतलब है 3-1, तो यहाँ पर आएगा a2 x पावर 3-1 2 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a नॉट x पावर 0 आएगी। x पावर 0 हमारे साथ 1 के बराबर है। तो ये हमारे साथ एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो a3 है इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है और ये लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे साथ अगर 0 के बराबर ना हो तो इस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कहेंगे। यहाँ पर जो तमाम a3, a2, a1 और a0 है, ये तमाम हमारे साथ रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरोस जितने भी है ये तमाम आ सकते हैं, लेकिन जो लीडिंग कोएफिशिएंट है इसको जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए।
इसी वजह से कि अगर आप इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कहते हैं तो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 आ सकती है, लेकिन आप इस पॉलिनोमियल को फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 नहीं कहेंगे, क्योंकि ये टर्म मुकम्मल तौर पर 0 हो जाएगा। बाकी इस पॉलिनोमियल में एक बात याद रखिए, यहाँ पर अगर हम इसी तरह जा रहे हैं तो क्या आएगा कि इसके बाद a-1 x पावर -1 आएगा, क्योंकि जो पैटर्न दिया गया है इस पैटर्न में हमारे साथ अगर एक टर्म यहाँ पर हो और वो हमारे साथ n-4 x पावर n-4 वाला जो टर्म हो, तो वहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 3 फुट करते हैं तो इससे आता है a-1 x पावर -1। तो n के लिए जो n पावर में आ रहा है उसके लिए निगेटिव होना नहीं चाहिए और पावर हमेशा तौर पर पॉजिटिव आना चाहिए। पॉलिनोमियल में हम कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक पावर 0 हो जाए। तो इस लास्ट जो टर्म्स होगा उस टर्म को कांस्टेंट टर्म कहेंगे और जो फर्स्ट टर्म होगा उसको लीडिंग टर्म कहा जाता है और इसके कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपने नेगेटिव पावर बना लिया इसी तरह, तो ये हमारे साथ नीचे जाता है a-1 डिवाइडेड बाई x पावर +1 होगा और इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते, इसको हम रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे साथ जब एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड हो जाए तो उसको हम q ऑफ x से डिनोट करते हैं और उसे हम अलजेब्रिक रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो हमारे साथ अलजेब्रिक फंक्शंस है। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम अलजेब्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो ऐसे फंक्शन है जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस की मदद से कंस्ट्रक्ट हुए हो और अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे साथ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हमारे साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो ऐसे फंक्शंस जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस की मदद से कंस्ट्रक्ट हुए हो और उसका बेस पॉलिनोमियल हो, मतलब यही है कि जितने भी पॉलिनोमियल हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं या एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं, तो इससे जितने भी फंक्शंस आएंगे, जिस किस्म की भी फंक्शन आएंगे, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक फंक्शन है p ऑफ x -1 और दूसरा फंक्शन है q ऑफ x, वो है x+1। अब ये दोनों तो पॉलिनोमियल है, जितने भी पॉलिनोमियल है वो खुद अलजेब्रिक फंक्शंस है और ये पॉलिनोमियल की जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो जाए, जो ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो जाए, तो उससे भी एक अलजेब्रिक फंक्शन आएगा। यहाँ पर ये फंक्शंस जब ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे वापस पॉलिनोमियल आता है, लेकिन जब डिवाइड हो जाए दो पॉलिनोमियल तो उससे वापस पॉलिनोमियल नहीं आएगा, बल्कि रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x हम लिखते हैं, इसको हम q ऑफ x से डिनोट करते हैं। जिस तरह रेशनल नंबर्स p बाई q फॉर्म में आते हैं, इसी तरह रेशनल एक्सप्रेशंस जो है या रेशनल फंक्शंस जो है वो p बाई q फॉर्म में आएंगे। तो इससे हमारे साथ आया x-1 डिवाइडेड बाई x+1। तो ये भी हमारे साथ अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन खुद तमाम पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन है और वो पॉलिनोमियल के साथ जब हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस करें और उससे जो नया चीज़ वजूद में आता है वो भी हमारे साथ अलजेब्रिक फंक्शन होगा। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आने से पहले हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर नॉट अलजेब्रिक। द फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्रिक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। वो फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शंस ना हो,
तो अलजेब्रिक फंक्शंस तो हमने पहचान लिए। अब वो फंक्शंस जो अलजेब्रिक न हो उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी है वो हमारे साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितनी इनवर्स फंक्शंस है वो तमाम भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हुए। अब इसके बाद जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस, तमाम हाइपरबोलिक फंक्शंस उसकी आइडेंटिटीज या उसकी जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस उस पर हम अप्लाई करते हैं जितने भी हाइपरबोलिक फंक्शंस पर, वो तमाम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हुए। तो इसकी जितनी इन्वर्सेस एग्जिस्ट होते हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हुए। इसके अलावा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो इन्वर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इन्वर्स फंक्शन आपने याद रखना होगा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन है वो भी हमारे साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वही फंक्शन है जो अलजेब्रिक फंक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये तमाम हमारे साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हुए। अब इस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ये 2 वर्ड्स का मजमुआ है। पहला वर्ड उसमें है ट्राइगोनन। ये ट्राइगोनन जो है ये ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें 3 एंगल हो। दूसरा मीटरॉन, मीटरॉन, ये दूसरा लफ्ज, इन 2 अल्फाज से ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक का लफ्ज वजूद में आया है। यहाँ पर ट्राइगोनन का मतलब तो ट्राइंगल हुआ, मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट या पैमाइश। तो 3 एंगल की जो शेप होगी उसकी पैमाइश को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। पर हमारे साथ एक ट्राइंगल है, ये हमारे साथ एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये एक एंगल हुआ। इस तरह इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है। इस साइड को हम बेस कहते हैं, ये हमारे साथ परपेंडिकुलर है और ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज है। अब इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है। ये जो एंगल है इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मेजरमेंट है, ये ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है इसकी रेशो पे डिपेंड करती है। तो हम इस ट्राइंगल की साइड्स की जो पॉसिबल रेशोस है हम वही लिखते हैं और फिर उसको मैथमेटिशियंस ने अपने अपने नाम दिए हैं। तो उन रेशोस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कहते हैं और फिर उन रेशोस से जितने भी फंक्शंस बने हैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉसिबल रेशोस इस ट्राइंगल से लिख लेता हूँ। हम यहाँ पर वो लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं P को H पर डिवाइड करता हूँ, तो P डिवाइडेड बाई H, ये हमारे साथ पहला पॉसिबल रेशो हुआ। दूसरा हमारे साथ B हम H पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे साथ B डिवाइडेड बाई H आया। अब हम तीसरे नंबर पर P को B पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे साथ P डिवाइडेड बाई H, ये तीसरी पॉसिबल रेशो थी। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल रेशोस हो, तमाम पॉसिबल रेशोस हम लिखेंगे। इसके अलावा आप सोचिए क्या पॉसिबल है। तो पॉसिबल यही है कि अगर हम इसका इन्वर्ट ले लें, पहले हमने P को H पर डिवाइड किया, अब हम H को P पर डिवाइड करेंगे, तो 4th नंबर पर हमारे साथ आता है H डिवाइडेड बाई P। इसी तरह पहले हमने B को H पर डिवाइड किया, अब हम H को B पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे साथ आया H डिवाइडेड बाई B। और लास्ट में जो P को हमने B पर डिवाइड किया, अब हम B को P पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे साथ B डिवाइडेड बाई P, ये एक और रेशो आया। इसके अलावा किसी किस्म की कोई रेशो पॉसिबल नहीं है। ये हमारे साथ तमाम पॉसिबल रेशोस थे जो हमने लिख लिए। अब मैथमेटिशियंस ने इन रेशोस को अपने अपने नाम दिए हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ नाम आए हैं
इसको साइन का नाम दिया गया है और इसको कॉज या कोसाइन का नाम दिया गया है। कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कॉज से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और जो इसका p जब हम परपेंडिकुलर बेस पर डिवाइड करेंगे तो इसका टेंजेंट, इस रेशो को टेंजेंट का नाम दिया गया है और टेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में TAN यानी 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जब हम h को p पर डिवाइड करेंगे यानी साइन का रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो इसको कोसेकंड का नाम दिया गया है और कोसेकंड का शॉर्ट फॉर्म हम कोसेक लिखते हैं या CSC लिख लेते हैं। और इसके बाद जब हम हाइपोटेन्यूज को बेस पर डिवाइड करेंगे यानी इसका इनवर्स लेते हैं, cos का इनवर्स हम लेते हैं, तो इससे इसको इस रेशो को नाम दिया गया है सेकंड का और सेकंड का शॉर्ट फॉर्म हम सेक लिखते हैं। और लास्ट में हमारे साथ जो b हम p पर डिवाइड करते हैं तो यानी टेंजेंट का रेसिप्रोकल हम लेते हैं, तो इसको कोटेंजेंट का नाम दिया गया है और कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम कॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने देखना है कि ये जो रेशोज है ये रेशो सिर्फ इस एंगल की है। अगर आप यहाँ पर P और H की रेशो को देखें, P आप शॉर्ट बना लेते हैं तो इस एंगल की रेशो कम होती है। अगर P आप बड़ा बना देते हैं या H को आप एक्सटेंड करते हैं तो इन रेशो से इस एंगल पर असर पड़ती है। इसी वजह से ये तमाम जो रेशोज है ये विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल है। अगर आपके साथ ये एंगल हो और ये एंगल आपके साथ पाई हो तो उसके लिए अपनी रेशोज आएंगे और उसको भी इसी तरह का नाम दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा तो उसकी अपनी ही रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पर हमने इस एंगल की वैल्यू को इन रेशोज से रिप्रेजेंट की है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा और इसको कोसेकंड थीटा, इसको सेकंड थीटा और इसको कोटेंजेंट थीटा कहते हैं। अब अगर इन रेशोज की फंक्शन डिफाइन हो जाए, फॉर एग्जांपल हम इसको लिख ले y इज इक्वल टू साइन x, तो ये हमारे साथ एक फंक्शन हुआ। इसी तरह ये 6 बेसिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसी तरह y इज इक्वल टू cos थीटा, सेकंड थीटा या कोसेकंड थीटा। अब अगर इसके साथ एडिशन में कोई वेरिएबल आ जाए या इसके साथ जो आपने फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर या 11 चैप्टर में जितने आइडेंटिटीज पढ़े हैं वो तमाम आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2n2 साइन x, तो ये हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना कि अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगी किसी भी फंक्शन में तो हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब ये इसकी जो डिटेल है वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें y देता है इन रिस्पांस ऑफ x। जब हम यहाँ पर x पुट करेंगे तो ये हमें y देता है। अब ऐसे फंक्शंस जो हमें x एज अ आउटपुट दे दे इन रिस्पांस ऑफ x, तो ऐसे फंक्शंस को हम इस फंक्शन की इनवर्स फंक्शन कहेंगे। और फॉर एग्जांपल इस साइन को हम इस साइड पे अप्लाई करें और वहाँ पर हमारे साथ x आ जाए, या हम इसी तरह कहें कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। इसका मतलब यही है, ये एक ऐसा फंक्शन है, ये हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। यहाँ पर आपने देखा कि ये फंक्शन हमें y आउटपुट देता है इन द रिस्पांस ऑफ x और ये हमें x आउटपुट देता है इन रिस्पांस ऑफ y, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं। और इन इनवर्स फंक्शन को आर्कस कहा जाता है या इसको साइक्लोमेट्रिक भी कहा जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आर्कस फंक्शंस
या आर्कस रेशोज या आर्कस आइडेंटिटीज या साइक्रोमेट्रिक आइडेंटिटीज या साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस भी कहे जाते हैं। इसी तरह इसको एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक भी कहा जाता है, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये हमेशा इस चीज़ से डिनोट किए जाते हैं, या यहाँ पर x इज इक्वल टू आर्क साइन y इसी तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर आर्क हो तो फिर यहाँ पर ये जो साइन है -1 की, ये हमें नहीं लिखनी होगी। तो ये हमारे साथ इनवर्स फंक्शन है, लेकिन हमेशा हम इनपुट को x से डिनोट करते हैं और आउटपुट को y से। तो इन वेरिएबल्स को हमने एक्सचेंज करना होगा। y इज इक्वल टू आर्क साइन x, ये हमारे साथ इनवर्स फंक्शन है और ये हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ, बाकी तमाम इसी तरह के हैं और आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारे साथ जो फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है वो हमारे साथ ऑल रियल नंबर्स है, और इसकी जो रेंज है, रेंज इसका है -1 क्लोज्ड इंटरवल से 1 तक, ये हमारे साथ इसका रेंज है। इससे ज़्यादा या इससे कम और 1 से ज़्यादा इसका रेंज नहीं है, इसके दरमियान इसका रेंज है। यहाँ पर इसका जो इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन में इसका जो डोमेन होगा वो -1 और 1 के दरमियान होगा, और इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर ये डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन यहाँ पर रेंज ऑल रियल नंबर्स है। यहाँ पर जो रेंज है वो -1 और 1 के बराबर और इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स है वो देता है, लेकिन यहाँ पर डोमेन वही लेता है। तो ये इसी तरह एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। सिमिलरली all trigonometric ratios have their own inverses and they have exchanged their domain and ranges. अब हम इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ आते हैं। एक्सपोनेंशियल का लफ्ज एक्सपोनेंट से निकला है, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। तो ये ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें इनपुट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर में आएगा। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है, f of x इक्वल टू b पावर x where b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। इसमें ये जो कंडीशंस है इस बेस पर, b को बेस कहा जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो f of x की सूरत में है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, और यहाँ पर ये जो b है ये रियल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसे बेस कहा जाता है। इसको अल्टरनेट फॉर्म में हम इसी तरह b लिखते हैं, y इक्वल टू b पावर x। तो यहाँ पर y और x दो वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इनपुट है और y आउटपुट है। लेकिन b जो है ये रियल नंबर है और ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसे बेस कहा जाता है। तो यहाँ पर b 0 नहीं होगा, 0 नहीं आएगा और 0 से लेस नहीं होंगे, 0 से बड़े नंबर आएंगे और 0 से जो बड़े नंबर है उसमें 1 भी शामिल है, 1 भी नहीं आएगा, और 1 से आगे जितने भी रियल नंबर्स है वो इस बेस पे आ सकते हैं। लेकिन 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, और 0 से नीचे जो नेगेटिव नंबर्स है वो इस बेस का हिस्सा नहीं हो सकता। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है, फॉर एग्जांपल हम बेस को 0 ले यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 0 पावर x हमने लिया। तो यहाँ पर आप x के लिए जितने भी नंबर्स पुट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। हम जानते हैं कि 0 पावर 0 ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इससे हमारे साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर जो बेस 0 है इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, और इसके बाद जो 1 है बेस 1 क्यों नहीं आ सकता? तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख के y इज इक्वल टू 1 पावर x
और x के लिए हम जितने भी नंबर्स पुट करते हैं तो इसका आउटपुट हमारे साथ 1 आएगा। मतलब यहाँ पर मैं टेबुलर फॉर्म में आपको लिख देता हूँ x और y। तो आप जितने भी नंबर x के लिए 100 पुट करो, 1000 पुट करो, 1 पुट करो, 0 पुट करो, इन तमाम नंबर से आपको 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। आप 0 पुट करेंगे, ये 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 1 है हमारे साथ। आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो भी 1 है, 1 पुट करेंगे तो भी 1 है, 0.5 पुट करेंगे तो भी 1 है। आप जो भी नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो आपसे आउटपुट 1 आ रहा है। आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स पुट करेंगे, -1, -2, -3, आप जितने भी नंबर्स यहाँ पर पुट कर सकते हैं ऑल रियल नंबर्स के लिए ये आपको 1 ही देगा। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ हमारे साथ इसी तरह आएगा, ये हमारे साथ f ऑफ x इक्वल टू 1 के बराबर है, क्योंकि हर सूरत में ये आपको 1 ही आउटपुट देगा। तो ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हुआ। हमने यहाँ पर बताया कि ये 1 क्यों नहीं हो सकता, तो 1 के लिए ये हमेशा एक ही नंबर आउटपुट देता है, जो कि हम इसे कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं, ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं हो सकते, तो बेस b हमारे साथ नेगेटिव नंबर्स पर इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है कि फॉर एग्जांपल हम इसको नेगेटिव नंबर -2 लेते हैं और यहाँ पर ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू -2 पावर x इसी तरह बनेगा। बेस b नेगेटिव हुआ और x के लिए तो हमारे साथ 1/2 हम ले सकते हैं। तो इस पर अगर हम 1/2 फुट करें तो -2 पावर 1/2, इससे हमारे साथ -2 स्क्वायर रूट आता है, जो कि 2 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है। और इसको हम रियल एनालिसिस में स्टडी नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ जो 3 कंडीशंस है कि भी नेगेटिव नहीं होगा, वजह यही है कि आउटपुट में हमारे साथ अनडिफाइंड आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, रियल नंबर्स के लिए अनडिफाइंड है। दूसरा b 0 नहीं हो सकता, इसी वजह से 0 नहीं हो सकता कि इससे जो आउटपुट आएगा वो इसी शक्ल में आएगा और वो हमारे साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरे नंबर पर b 1 क्यों नहीं हो सकता, तो भी इसलिए 1 नहीं हो सकता कि वो उससे जो आउटपुट आता है वो एक ही नंबर आता है, जिसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, जो कि f ऑफ x इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये बेस b पर रिस्ट्रिक्शन थी, इसके अलावा बेस b हर एक नंबर आ सकता है। अब हम इसकी ग्राफ की तरफ थोड़े आएंगे। यहाँ पर मैं एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 पावर x, ये मेरे साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें हम डोमेन और रेंज की तरफ जाते हैं। तो फर्ज करें हम यहाँ पर x के लिए 0 पुट करते हैं तो y हमारे साथ आता है 1। x के लिए फॉर एग्जांपल हमने 1 पुट किया तो y हमारे साथ आता है 2। x के लिए हम 4 पुट किया तो इससे हमारे साथ y आता है 16। हमने देखा कि जब हम 0 पुट करेंगे या 1 या 4 या इससे ज़्यादा जितने भी नंबर्स पुट करेंगे तो हमारे साथ जो इसका आउटपुट आ रहा है वो डिफाइंड आ रहा है। अब अगर हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाए, x इज इक्वल टू -1 पुट करें तो इससे y क्या आएगा, y इक्वल टू 2 पावर -1 होगा। इसी तरह y इक्वल टू 1/2 हम लिखते हैं और इससे आएगा 0.5। तो x इज इक्वल टू -1 के लिए हमारे साथ आता है y इज इक्वल टू 0.5, जो कि पॉजिटिव है। अब हम x इज इक्वल टू -2 देखते हैं। x को हम -2 पुट करने जा रहे हैं। तो फर्ज करें हमने वहाँ पर y इज इक्वल टू 2 पावर -2 लिखा। अब इसको आप कैलकुलेट करें, y इज इक्वल टू 1/2 पावर 2 और y इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह इससे जवाब आता है 0.25। तो हमने देखा कि हम 0 पुट करेंगे तो भी डिफाइंड है, पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो भी डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो भी डिफाइंड है और पॉजिटिव आ रहा है। जब हम -2 हमने पुट किया तो भी पॉजिटिव आ रहा है। अब हम फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हम x इज इक्वल टू -3 लेते हैं
तो इससे y इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 3 आएगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर प्लस 3 होगा, और इससे 1 ओवर 8 आएगा जो कि 0.12। अब हम देखते हैं इसकी जो डोमेन है, तो डोमेन हमारे साथ ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि 0 हम पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 4, तो पॉजिटिव 0 और नेगेटिव हम ये तमाम रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। अब इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज हमने देखा कि हम जब 0 पुट करते हैं तो भी पॉजिटिव, जब पॉजिटिव पुट करते हैं तो भी पॉजिटिव, जब नेगेटिव पुट करते हैं तो भी पॉजिटिव। जब हम जितना नेगेटिव नंबर्स पुट करेंगे ये 0 के करीब जाएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने x को -100 पुट किया, तो -100 पर y इज इक्वल टू 2 पावर -100 इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर प्लस 100, तो इससे बहुत बड़ा नंबर आएगा, और इसका जो आउटपुट आएगा तो हमारे साथ 0.000 समथिंग आएगा। तो जितना हम नेगेटिव नंबर पुट करेंगे ये 0 के करीब जाएगा। अब इसका जो डोमेन है वो हमारे साथ ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं, ऑल रियल नंबर से, और इसका जो रेंज है, इसका रेंज हमारे साथ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फर्क है। पॉजिटिव का मतलब है कि 0 इसमें शुमार नहीं है, और नॉन नेगेटिव का मतलब है कि 0 इसमें शुमार है। तो इसका जो रेंज है इसमें 0 नहीं आ सकता। आप चाहे जितना भी नेगेटिव नंबर्स पुट करें ये 0 के करीब जाएगा, तभी ये 0 होगा जब आप -इंफिनिटी पुट करें। तो -इंफिनिटी हमारे साथ डोमेन में नहीं है, रियल नंबर्स में नहीं है, तो हम पुट नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे साथ रेंज में 0 नहीं आएगा। रेंज हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और डोमेन हमारे साथ ऑल रियल नंबर्स होंगे। अब मैं थोड़ा इसके ग्राफ की तरफ आता हूं और देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे साथ इसी तरह फंक्शन की एक फैमिली है। इसमें b ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 में b 1 के बराबर नहीं है। तो इससे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि ये 0 भी नहीं है और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब फॉर एग्जांपल हम इसी कंडीशन पर बेस b को 2 के बराबर लेते हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू 2 पावर x, ये जो जनरल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। मुख्तलिफ बेसिस आप ले सकते हैं, और इससे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर b को एग्जैक्टली 2 के बराबर लिया। आप 2.5, 3, 5, 100 जो भी इस कंडीशन के मुताबिक आप b चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा टेबुलर 0 को, तो जब हम 0 पुट करते हैं 1 देता है। जब हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, और देखते हैं 1 से 2 आता है, 2 से 4, 3 से 8, इसी तरह इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर इस साइड में -1, जब हम x और y है ये हमारे साथ 2 पावर -1 इक्वल टू 1 ओवर 2 इक्वल टू 0.5, तो इससे आएगा 0.5। इसी तरह जब हम -2 पुट करेंगे, -2, तो -2 से आएगा 2 पावर -2 इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर 2 इक्वल टू 1 ओवर 4 इक्वल टू 0.25, तो इससे आएगा 0.25। जब हम -3 पुट करते हैं तो 2 पावर -3 इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर 3 इक्वल टू 1 ओवर 8, जो कि 0.12 के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा -3 से 0.12। इसी तरह लेफ्ट साइड पर हम -इंफिनिटी तक पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी ग्राफ की तरफ आते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे साथ इसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 1 है, ये 2 है, ये 3, और इसी तरह ये पॉजिटिव इन्फिनिटी x एक्सिस पर, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये y है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये y प्राइम है -इंफिनिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे साथ -1, -2, -3 और ये +1,
+2 +3। अब आप इसकी ग्राफ को देखें, जब हम 0 पुट करते हैं तो 1 देता है, x पे 0 y पे 1 यहाँ पर मिलते हैं। फिर x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2 यहाँ पर दोनों मिलेंगे। फिर x पे 2 y पे 4, जब x पे 2 हम पुट करते हैं तो y पर हमें 4 मिलता है, तो ये इंक्रीज होता है, आउटपुट इंक्रीजिंगली ज़्यादा देता है। अब हम यहाँ पर 1 यूनिट x पे जाते हैं तो हमने देखा कि 4 डबल, यहाँ पर 1 यूनिट हमने इंक्रीज किया x एक्सिस पर और y एक्सिस पर हमारे साथ डबल हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 5 6 7 8 यहाँ पर आएगा। तो इसी तरह की एक इस साइड पर जब हम आते हैं तो इस साइड पर जब हमने -1 पुट किया तो इससे आ रहा है 0.5, तो यहाँ पर दोनों मिलते हैं। जब हमने -2 पुट किया तो 0.25, मतलब इससे भी नीचे आ रहा है, यहाँ पर होगा। और जब हमने -3 पुट किया तो इससे आ रहा है 0.12, तो यहाँ पर होता है। इसी तरह आप जितना नेगेटिव नंबर पुट करेंगे ये 0 के करीब जाएगा और इससे नीचे नहीं आ सकता। तो इसका जो ग्राफ है वो इसी तरह आएगा। हम इसको मिलाते हैं इन पॉइंट्स को, ये इसी तरह जाएगा। अब आपने देखा कि ये जो ग्राफ है ये हमारे साथ 0-1 पॉइंट से पास हो रहा है, 0-1 पॉइंट से। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 1 देगा और ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और इसमें जो आउटपुट आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा। और इसमें जो हम डोमेन पुट करते हैं तो डोमेन हम नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव तक पुट कर सकते हैं, तो ये इसका इसी तरह ग्राफ आ रहा है। लेकिन इस ग्राफ में b जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा। b तो पहले से हमारे साथ ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इस यहाँ पर हम ऐसा बेस लिखेंगे जो 1 से लेस हो और 0 से बड़ा हो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसकी जो पार्टीशन हुई है वो हमारे साथ एक बेस लेस देन 1 है और दूसरा पार्टीशन बेस ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए तो फंक्शन का ग्राफ इसी तरह आ रहा है, लेकिन लेस देन 1 के लिए इस केस के लिए क्या हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 और 2 को बेस लिया और इसको इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाया, तो 1 और 2 हमको पता है कि ये 1 से लेस है। अब अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करें और इससे टेबुलर वैल्यूज निकालें तो आपको पता लगेगा। मैं इसको थोड़ा सैंपल बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको 1 पावर x और 2 पावर x मैंने लिखा, 1 ओवर 2 पावर x हुआ, तो हम इसी तरह लिख सकते हैं। फिर तो ये हमारे साथ y आएगा। इस y में अगर आप पुटिंग करें, x की बजाय आप 0 पुट करें तो आपको 1 मिलेगा। अब x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर 2 आएगा, यही आपको देगा 1 ओवर 2। आप यहाँ पर +1 पुट करेंगे लेकिन आपको इस नेगेटिव साइन की वजह से माइनस आएगा और ये नीचे जाकर 1 ओवर 2 बन जाएगा और 1 ओवर 2 से आपको 0.5 मिलेगा, तो यहाँ पर 0.5 आएगा। इसी तरह अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये -2 होगा और -2 का केस हमने पहले इसी तरह किया है, ये नीचे जाकर 1 ओवर 4 होगा और 1 ओवर 4 से 0.25 आएगा। इसी तरह +3 आप पुट करते हैं, लेकिन +3 आपके लिए वहां से -3 बन रहा है और आपको यह इसी तरह का आउटपुट देगी। इसी तरह अगर आप नेगेटिव नंबर्स पुट करते हैं तो -1 +1 बनेगा और ये आपको +2 आउटपुट देगा। सिमिलरली अगर हम -2 पुट करते हैं तो माइनस और माइनस +2 होगा, इससे 4 आएगा और 3 से 8 आएगा। अब आपने देखा कि ये जो आउटपुट्स है ये इन्वर्ट हुए हैं। अब हम इसकी ग्राफ स्केच करते हैं, तो इसकी ग्राफ भी जब हम 0 पुट करते हैं तो ये 1 पे होगा, एक पॉइंट तो यही मिला। दूसरा जब हम 1 पुट करते हैं
तो ये 0.5 पे होता है, इस साइड पे ये डिक्रीज हो रहा है। जब हम 2 पुट करते हैं तो ये 0.25 पे होगा और कम हो रहा है। जब हम 3 पुट करते हैं तो ये 0.12 इसी तरह आ रहा है। इससे ज़्यादा जब हम पुट करेंगे तो ये नीचे आएगा, 0 के करीब जाएगा। और अब हम अगर लेफ्ट साइड पर -1 पुट करते हैं तो ये 2 पर होता है, यहाँ पर होता है। जब हम -2 पुट करते हैं तो ये 4 आता है, यहाँ पर होगा। और जब हम -3 पुट करते हैं तो ये 8 पर होता है, यहाँ पर कहीं होगा। तो ये पॉइंट्स हम मिला रहे हैं। इसी तरह इसका जो ग्राफ है ये इसी तरह आएगा। ये दोनों ग्राफ्स जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ्स है। इसका b ग्रेटर देन 1 है और इसका b लेस देन 1 है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जहाँ भी कोई दो फंक्शंस देख लेते हैं और वो फंक्शंस आपके साथ इसी तरह हो तो ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और इसका जो बेस होगा वो लेस देन 1 होगा। और जो फंक्शन इसी तरह हो तो ये हमारे साथ भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और इसका जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है उसके ग्राफ 0, 1 पॉइंट से जरूर पास होंगे। यहाँ पर हमने देखा अगर यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ है, दोनों पॉइंट 0, 1 से पास हो रहे हैं। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ग्राफ है वो तमाम ग्राफ 0, 1 पॉइंट से पास होंगे जरूर। दूसरी बात ये है कि तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस है, कंटिन्यूस फंक्शंस है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें यही है कि इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा जब इसका बेस ग्रेटर देन 1 हो, b ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। जैसे हम इसकी जो डोमेन है वो इंक्रीज करते हैं तो उसका रेंज इंक्रीज आ रहा है। पर x2 ग्रेटर देन x1 f ऑफ x2 इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो ये फंक्शन हमारे साथ इंक्रीजिंग है। इसी तरह ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा जब क्या होगा, जब इसका बेस लेस देन 1 हो। अगर इसका बेस लेस देन 1 हो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर -3 के लिए बड़ा आउटपुट आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और -2 के लिए कम आ रहा है, 1 के लिए ज्यादा है और 2 के लिए कम है। तो जैसे हम डोमेन इंक्रीज करते हैं उसका जो रेंज है, आउटपुट है, वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर फॉर x2 ग्रेटर देन x1 दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। तो इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस सूरत में डिक्रीजिंग आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है, जो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शंस, इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम है और लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस है, तो वो कैसे है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।